जय हिंद। आज एक बार फिर से आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं डेली डोज संख्या 297 में। आज तारीख है 22 जुलाई 2020 और ये वीडियो थोड़ा सा आप तक लेट पहुंच रहा है, जिसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। बढ़ते अपने पहले प्रश्न की तरफ। 2020 ग्वेन एफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? उत्तर है अमल क्लूनी। ध्यान देंगे आप, अगर आप डेली डोज संख्या 296 देखे होंगे तो वहां पर मैंने डेली डोज संख्या 296 के प्रश्न संख्या 3 में 4 प्रेस पुरस्कार आपको मैंने बताया था कि 4 देशों को मिला है। उसके अलावा एक अमल क्लूनी का भी मैंने नाम लिया था, तो उम्मीद करते हैं कि आप वहां से इसके पूरे डिटेल्स को देख लेंगे। बढ़ते अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन कब किया जाएगा? उत्तर है 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक। अब बात ध्यान देंगे एक कि यह जो ओलंपिक है ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ठीक है, जो कि होना था 2020 में। और कब से कब तक होना था? तो 24 जुलाई से लेकर 23 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई से लेकर के और 9 अगस्त तक होना था, ठीक है। लेकिन कोविड-19 के प्रभाव की वजह से इसको इस साल स्थगित करके और इसे ले जाया गया 2021 में, जो कि कब होना है? 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक होना है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि टोक्यो में होने वाले ओलंपिक खेलों में इस बार कुछ नए खेल भी जोड़े गए हैं, जैसे बेसबॉल, सॉफ्टबॉल, कराटे, स्केटबोर्ड और सर्फिंग को भी शामिल किया गया। तो उम्मीद करते हैं कि इतनी बात आप इस प्रश्न से सीख पाए। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। ब्राजील के किस उपग्रह का प्रक्षेपण इसरो द्वारा किया जाएगा? उत्तर है अमेजोनिया प्रथम। अब ध्यान देंगे कि अमेजोनिया प्रथम है क्या? तो अमेजोनिया प्रथम पहला उपग्रह है जो लॉन्च के बाद पूरी तरह से ब्राजील द्वारा संचालित होने वाला उपग्रह होगा, ठीक है। एक बात और भी आप ध्यान देंगे, लेकिन इसको लॉन्च कहां से किया जाएगा? तो इसको लॉन्च किया जाएगा भारत के श्रीहरिकोटा। और श्रीहरिकोटा कहां है? आंध्र प्रदेश में। यानी कि भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। किससे? चूंकि किसी भी मिसाइल को या किसी भी चीज को भेजने के लिए एक वर्ड यूज होता है, ठीक, जिसको पेलोड कहते हैं, ठीक। तो ये किस प्रकार का पेलोड होगा? तो PSLV का नाम आपने सुना होगा। तो इसको यानी अमेजोनिया प्रथम को यानी अमेजोनिया फर्स्ट को PSLV के माध्यम से भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ रहा होगा, ये पेलोड क्या होता है? तो पेलोड ध्यान देंगे कि किसी भी मिसाइल को या फिर विमान को या फिर किसी रॉकेट को या फिर किसी टॉर्पेडो को, ठीक, ऊपर की तरफ ले जाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ब्राजील एवं यूरोपीय संघ के बीच 15वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? उत्तर है नरेंद्र मोदी। अच्छा, एक बात और भी ध्यान देंगे आप कि हमने यहां नाम लिया था इसरो का, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का, तीसरे प्रश्न में। तो यहां से एक फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु में। फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 को। और वर्तमान में डायरेक्टर कौन है? के सिवान, जिसका पूरा नाम क्या है? कैलाश वटीवु सिवान, ठीक है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आपको मिली थी। चौथे प्रश्न की तरफ हम बढ़े थे। भारत एवं यूरोपीय संघ के बीच 15वें सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? उत्तर है नरेंद्र मोदी। बढ़ते अपने 5वें प्रश्न की तरफ। मनोदर्पण पहल किसने लॉन्च किया? उत्तर है रमेश पोखरियाल निशंक। अब ध्यान देंगे यहां से आप कि रमेश पोखरियाल निशंक कौन है? तो ये हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री। अब ध्यान देंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा छात्रों के मानसिक विकास के देखभाल के लिए, चूंकि कोविड-19 के दौरान जो छात्र हैं उन पे मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक। तो कोविड-19 के दौरान या उसके बाद भी जब वो इस महामारी से बाहर निकलेंगे तो उन पे एक प्रेशर जनरेट होगा अपने एजुकेशन या अपने लाइफ को लेकर के। तो उसी के लिए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा मान दर्पण पहल
की गई है। अब ध्यान देंगे इसमें कि इसमें किया जाएगा कि छात्रों को मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए ये पहल उनको आत्मनिर्भर बनाएगा। तथा आपने कुछ दिन पहले सुना था कि आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की घोषणा यानी मई के महीने में 2020 हमारे प्रधानमंत्री ने कही थी, तो उसी का ये एक पहल भी है। कौन? मानदर्पण। ठीक, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि मानदर्पण मंच के तहत किसको किसको लाभान्वित कराया जाएगा। तो जो छात्र हैं उनको, जो शिक्षक हैं, जो अभिभावक हैं, या फिर जो भी इस तरह के लोग हैं, उनको क्या किया जाएगा कि मानसिक स्वास्थ्य एवं भावनात्मक कल्याण के लिए अस्थायी मनोसामाजिक सहायता प्रणाली के रूप में प्रदान की जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 के तरफ। हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल का निधन हो गया? ध्यान देंगे, उत्तर है लालजी टंडन। अब ये जो लालजी टंडन है ये वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। ठीक है, अर्थात राज्यपाल थे, जबकि इससे पहले यानी कि मध्य प्रदेश से पहले यानी 2018 में ये बिहार के राज्यपाल रहे। ठीक, इसीलिए यहाँ पूर्व राज्यपाल शब्द प्रयोग किया गया, जबकि 19 में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। अब तो इनकी अचानक मृत्यु हो गई, तो मध्य प्रदेश में किसी न किसी को तो प्रभार मिलेगा उप राज्यपाल का। तो ध्यान देंगे कि जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है कौन? आनंदीबेन पटेल, उन्हीं को अतिरिक्त प्रभार मिला है। कहाँ का? मध्य प्रदेश के राज्यपाल का। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब एक बात यहां से देखिए, प्रश्न क्या बना सकता है पॉलिटी से बनाएगा तो, कि राज्यपाल प्रत्येक राज्य के राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद कौन सा है संविधान का? तो अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होंगे, ये बात कही गई थी। लेकिन ध्यान देंगे कि 7वें संविधान संशोधन यानी 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1956 में। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 में एक बात उसमें ला करके और जोड़ दिया गया, क्या? कि भारत में एक ही व्यक्ति एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, लेकिन अनुच्छेद कौन सा रहेगा? वही जो पहले था। कौन सा? 153। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि एक प्रश्न यहां से और भी बनाया जा सकता है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 156 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि राज्यपाल अपने पोस्ट पर या अपने पद पर तभी तक बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति की मर्जी हो, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। कौन? राज्यपाल। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना का संबंध किस राज्य से है? उत्तर है दिल्ली। आपको पता है कि अभी हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा यह घोषणा की गई कि अब जो राशन है वो आपको होम डिलीवरी की जाएगी। ठीक, तथा आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करी थी। ठीक, तो वन नेशन वन कार्ड के तहत ये पहल किया जाएगा। ठीक, यानी कि इस घर घर राशन योजना को वन नेशन वन कार्ड से जोड़े जाने की बात कही गई है। ठीक, अब एक बात और भी कि दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के उपराज्यपाल वर्तमान में है अनिल बैजल। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 8 के तरफ। बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पहुंचने वाला पहला परीक्षण कंटेनर कौन है? उत्तर है एमवी सेज्योति। कौन है? एमवी सेज्योति। मैंने इस प्रश्न को पीछे के डेली डोज में बहुत डिटेल से समझाने का प्रयास किया है, आप वहां से जाकर के इसे देख लेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 9 की तरफ। रावण के उड़ान मार्गों पर कौन से देश का उड्डयन प्राधिकरण शोध करेगा? उत्तर है श्रीलंका। क्योंकि हम ऐसा मानते भी हैं कि रावण का संबंध श्रीलंका से रहा है, तो श्रीलंका इस उड़ान मार्ग पर क्या करेगा? शोध करने की बात कह रहा है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 10 पर। चाबहार रेल परियोजना में ईरान ने किस देश को पुनः सहयोग करने की बात कही है? उत्तर है भारत। अब ध्यान देंगे आप कि ये डील बहुत पहले से था, लेकिन जो चाइना की से भारत के तनाव होने की वजह से ये अफवाह की खबरें बन करके आई थी, क्या कि ईरान ने चाबहार रेल परियोजना में भारत का सहयोग करने से पीछे हट रखा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि खुद ईरान के प्रशासनिक
जो हैं या फिर जहाँ जो उनके शासक हैं उन्होंने आगे आकर के और यह स्टेटमेंट दिया कि ये सारी न्यूज़ अफवाह हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 11 की तरफ। गुल्बेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी से किसे सम्मानित किया गया? उत्तर है ग्रेटा थुनबर्ग। कौन? ग्रेटा थुनबर्ग। ध्यान देंगे हम किसी भी प्रश्न को एक्सप्लेन करने में 2-3 बातों का ध्यान रखते हैं। पहला कि क्या वो प्रश्न अभी आगे तक बनने की संभावना है, अगर है तो उस प्रश्न को हम आगे बनने वाले तक छोड़ करके और वहां लास्ट में उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। तथा कुछ प्रश्न वैसे होते हैं जो वन लाइनर होते हैं, तो उनका एक्सप्लेनेशन देने का कोई मतलब नहीं बनता। वैसे प्रश्न को आप एज इट इज याद कर जाएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 12 की तरफ। कौन सा प्रदेश अपने सभी पंचायत सदस्यों को 25 लाख का बीमा कवर देगा? उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर आपको पता है कि इस समय क्या बन चुका है? केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। ठीक है, जो जम्मू अलग है और कश्मीर। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 13 की तरफ। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने युवा इंडिया नामक गठबंधन शुरू किया है? उत्तर है यूनिसेफ। अब जब बात यूनिसेफ की आई है तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। जैसे यूनिसेफ का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यानी नाम से ही पता चलता है कि बच्चों के देखभाल के लिए बना होगा। अब ये कब बना था और क्यों बना था, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप सभी को पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला था। और इस दौरान बहुत सारे राष्ट्र नष्ट भी हुए थे, जैसे आपने नाम सुना हिरोशिमा का, नागासाकी का। ठीक, तो इसी तरह से और भी राष्ट्र थे जिनको क्षति पहुंची थी, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो इस दौरान अनाथ हो चुके थे। तो उनके देखभाल के लिए एक ट्रस्ट बना जो यूनिसेफ के नाम से आगे आया। ठीक, यानी कि यूनिसेफ क्यों बना? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो भी राष्ट्र नष्ट हुए उनके बच्चों के देखभाल यानी भोजन, स्वास्थ्य की सुविधा को मुहैया कराने के लिए यूनिसेफ बनाया गया। कब बना था? तो 11 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिसेफ की स्थापना की थी, और 1953 में जो यूनिसेफ है वो संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य बन चुका। ठीक है, एक बात और भी ध्यान देंगे, यूनिसेफ के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? उत्तर है एन वेनेमन। कौन है? एन वेनेमन। और हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क, यूएसए में। तो इतनी जानकारी आपको यूनिसेफ के बारे में प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 14 की तरफ। कि भारतीय एवं अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में कौन सा मार्ग अभ्यास किया है? उत्तर है पासेक्स। ठीक है, पासेक्स का मतलब पास फॉर पैसेज और EX फॉर एक्सरसाइज। अब ध्यान देंगे इसके बारे में कि भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में और अमेरिकी नौसेना के साथ मिलकर एक उच्च स्तरीय संयुक्त सैनिक अभ्यास का पैकेज प्राप्त हुआ, और उसी पैकेज का नाम है क्या? पासेक्स। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म क्या हुआ? पैसेज एक्सरसाइज। अब ध्यान देंगे कि इसमें 4 भारतीय नौसैनिक जैसे INS शिवालिक, INS सह्याद्री, INS कोमोरता और INS राणा शामिल है। तथा एक बात और भी ध्यान देंगे कि अमेरिका की तरफ से अमेरिका के कैरियर USS निमित्त और अन्य 3 ऐसे ही सैनिक शामिल हुए। ठीक है, अब एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो USS निमित्त है वो दुनिया का सबसे बड़ा विमान पोतवाहक है। ठीक, अब एक बात और भी यहां से ध्यान देंगे कि जब हम भारत के नौसेना की बात कर रहे थे तो एक प्रश्न आपसे बनाया जा सकता है कि भारतीय नौसेना स्टाफ के प्रमुख वर्तमान में कौन है? तो उत्तर होगा एडमिरल करमवीर सिंह। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इतनी जानकारी इस प्रश्न से आप सभी को प्राप्त हुई है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा विमान वाहक पोत कौन सा है? अभी अभी हमने बताया आपको USS निमित्त है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 16 की तरफ। देश का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा कहां स्थित किया गया है या कहां स्थापित हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली। ठीक है, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 17 की तरफ। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार
कौन सा मास्क कोरोना वायरस को रोकने में विफल है? उत्तर है वॉल्व युक्त N95 मास्क। ठीक है, यानी कि वैसे सभी मास्क जिनमें वॉल्व लगे हुए हैं वो संक्रमण पैदा कर सकते हैं, और इसी वजह से स्वास्थ्य मंत्रालय ने ठीक अभी कल ही हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आकर के इस बात को मीडिया के सामने भी रखा कि जो वॉल्व वाले N95 मास्क हैं वो संक्रमण को रोकने में विफल हैं। ठीक है, बढ़ते अपने फिर उन्होंने बताया कि आखिर इससे बचने का क्या उपाय है, तो आप अपने घर में कपड़े से बना 3 लेयर मास्क यूज करें, जो कि काफ़ी हेल्पफुल है कोरोना को या कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न संख्या 18 की तरफ। माले में आपातकालीन चिकित्सा हेतु भारत का किस देश से समझौता हुआ है? उत्तर है मालदीव। अब ध्यान देंगे कि यह समझौता किस तरीके का है। ठीक, तो भारत और मालदीव, मालदीव की राजधानी कहां है? माले, जो कि यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, कि माले में आपातकालीन चिकित्सा। तो भारत और मालदीव के बीच माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करने के लिए हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, अब इसमें हुआ क्या है कि इसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्राप्त करेगा। कब? जब कभी वो देश महामारी से जूझ रहे हो या फिर उन देशों में कोई प्राकृतिक आपदा आई हो। ठीक है, अब जैसे अभी देखिए कि कोविड-19 एक महामारी है। ठीक, और इसके दौरान यानी कोविड-19 के लिए भारत अपने पड़ोसी देशों के लिए क्या कर रहा है, यह हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले एग्जाम्स में बन सकता है। जैसे भारत ने मालदीव को इस कोविड-19 में 150 मिलियन का सहयोग करा है। ठीक है, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए। दूसरा कि भारत एक ऑपरेशन चला रहा है। कौन सा? ऑपरेशन सागर। ऑपरेशन सागर के तहत सेशेल्स, मॉरिशस, मालदीव और कोमोरस जैसे ये वो देश हैं जहां पर कि भारत इनकी चिकित्सा आपूर्ति को पूरा कर रहा है, इनके पास खाद्य पदार्थ पहुंचा रहा है और इन देशों को आयुर्वेदिक दवाएं मुहैया करा रहा है। ठीक है, एक बात और भी आप ध्यान देंगे कि एक ऑपरेशन भारत सरकार ने और भी चलाया है। कौन सा? आपने सुना होगा समुद्र सेतु। समुद्र सेतु के तहत जो भी मालदीव में फंसे हुए भारतीय हैं उनको वापस लाने का काम भारत सरकार कर रही है। अब एक बात यहां से और भी जान लेते हैं कि जब मालदीव इतना चर्चे में भारत के लिए तो मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोली। और मालदीव की राजधानी कहाँ है? माले। और मालदीव का मुद्रा क्या है? मालदीव रुफिया। क्या है? रुफिया मैं बोल रहा हूं, RUFIA। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या की तरफ। दुनिया का नंबर 1 ऑलराउंडर टेस्ट खिलाड़ी कौन बन गया है? उत्तर है बेन स्टोक्स। बेन स्टोक्स जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जिनका संबंध इंग्लैंड से है और ये दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर टेस्ट क्रिकेट प्लेयर बन चुके हैं। ठीक है, सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला दूसरा दक्षिण एशियाई देश कौन है? उत्तर है पाकिस्तान। तो मैं आपसे एक और भी यहाँ पे प्रश्न छोड़े जा रहा हूँ कि पहला कौन है, यानी कि सबसे तेज जनसंख्या वृद्धि करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे। साथ ही साथ हम हर रोज आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, तो आज का प्रश्न है आपके लिए कि शीथ ब्लाइट किस पौधे में होने वाला रोग है? यह प्रश्न आपके एग्जाम से काफी महत्वपूर्ण है, अतः इस प्रश्न को आप गूगल करें या किसी भी माध्यम से ढूंढ करके जरूर बनाएं। ठीक है, और हमने पिछले रोज आपसे एक प्रश्न पूछा था कि धान के लिए कितनी वर्षा और कितना तापमान चाहिए तथा गेहूं के लिए कितनी वर्षा और कितना तापमान चाहिए। ठीक, तो धान के लिए जो तापमान चाहिए वो 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस। और आपने देखा भी होगा कि धान के सीजन में गर्मी रहती है, ठीक, उमस वाली गर्मी रहती है, ठीक, और वर्षा भी ज्यादा होता है। तो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, और वर्षा कितना चाहिए? तो 100 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। ठीक, एक औसत है ये। दूसरा ध्यान देंगे कि गेहूं के लिए तापमान कितना चाहिए, तो आपने पढ़ा होगा या फिर देखा भी होगा गेहूं के पौधे कब लगते हैं? ठंडे के दिनों में। उस समय जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है? कम होता है। तो उस समय जो टेम्परेचर चाहिए वो लगभग 15 डिग्री सेल्सियस या 15.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, और लगभग उसी के अंतराल में, यानी कि 15.5 डिग्री सेल्सियस के
अंतराल में चाहिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा कि ठंडे के दिनों में लगभग यही टेम्परेचर बना रहता है, ठीक। और वर्षा कितना चाहिए, तो 30 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर के बीच अगर वर्षा होगी तो गेहूं का फसल अच्छा समझा जाएगा। अगर 100 सेंटीमीटर के लगभग या उससे ज़्यादा होने लगती है तो फसल खराब हो जाते हैं, ठीक। तो आज का डेली डोज आपके समक्ष ये था, थोड़ा सा लेट हो गया था, जिसके लिए मैं फिर से आपको एक बार सॉरी बोलता हूँ, कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स भी रहते हैं, ठीक। फिर मिलेंगे आज का डेली डोज, यानी जो अगला डेली डोज है वो आज ही शाम को आपको मुहैया करा दिया जाएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले डेली डोज में, तब तक के लिए जय हिंद।